बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्व्ड करना। कंजर्व्ड मतलब एक जैसा रखना, इसमें कोई भी चेंजिंग तब तक ना आए जब तक हम उस पर एक्सटर्नली कोई फोर्स एक्ट ना करवाएं। और मोमेंटम तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी चीज़ के मैस को और वेलोसिटी को पोजेस करती है। मैस और वेलोसिटी को, यानी जहाँ भी आपके पास किसी भी बॉडी का मैस होगा वो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। इट्स मीन उसमें क्या प्रेजेंट होगा? मोमेंटम। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब ये है कि किस तरह मोमेंटम जो है वो पूरे का पूरा कंजर्व रहता है, एक जैसा रहता है। और जाहिर सी बात है, जब कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी चीज़ किसको प्रूव करती हैं तो वो क्या बना देते हैं? लॉ। अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मोमेंटम को किस तरीके से कंजर्व किया जाता है। उसको पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसो का मतलब होता है एक जैसा। आइसोलेटेड सिस्टम के अब हम डेफिनेशन देखते हैं। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बॉडीज के दरमियान में तो इंटरैक्ट होता रहता है, तब तक होता रहता है जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नली फोर्स एक्ट ना करवाई जाए। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाएगा कि आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बलून है, ठीक है। सपोज करते हैं ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? बलून। अब हमने बलून को क्या कर दिया? फिल कर दिया, बलून में हवा भर दिया। अब जाहिर सी बात है बलून के अंदर हवा के पार्टिकल्स मौजूद होंगे। यहाँ पर इसके क्या मौजूद है? हवा के पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स मौजूद होंगे। अब ये पार्टिकल्स क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं, यानी एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं। ये तब तक ऐसे इंटरैक्ट करते रहेंगे जब तक इस पर कोई एक्सटर्नली फोर्स एक्ट ना करवाई जाए। मतलब देखिए, अगर हम यहाँ पर इसको पिन मारते हैं, पिन मारने की वजह से क्या होती है कि गुब्बारे की हवा निकल जाती है, जिसकी वजह से सारे पार्टिकल्स जो से हैं वो अपने अपने हवा में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं रहता। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि जब तक हम किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के दरमियान में पार्टिकल्स इंटरैक्ट करते रहें, तब तक जब तक इस पर कोई भी एक्सटर्नली फोर्स एक्ट ना करे तो उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जिसमें हमने बलून की एग्जांपल देखी है। बलून को जब हमने हवा भरी, इसमें गैस के पार्टिकल्स मौजूद थे। गैस के पार्टिकल्स इंटरैक्ट आपस में कर रही हैं, यानी तब तक इंटरैक्ट करते रहेंगे जब तक हम कोई भी एक्सटर्नली फोर्स इस पर एक्ट नहीं करवाते। ये हमारे पास हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम देखते हैं कंजर्वेटिव सिस्टम क्या होता है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होती है। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू एंड मोर देन टू इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। अब उसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है कि आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम भी इसका कंजर्व रहे। जाहिर सी बात है, जब पार्टिकल्स जो से हैं वो अपनी ही जगह पर मूव कर रही हैं, टकराने के बाद वापस आ रहे हैं, फिर मूव कर रहे हैं, फिर टकराने के बाद वापस आ रही हैं, तो इट्स मीन उनका जो मोमेंटम है वो भी क्या रह रहा है? कंजर्व रह रहा है, ठीक है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसकी मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मोमेंटम किस तरीके से कंजर्व रहता है, कैसे बॉडी मूव करती है, उसका इनिशियली मोमेंटम क्या होता है, फिर फाइनल मोमेंटम क्या होता है, और वो एक दूसरे की इक्वल किस तरह रहते हैं, कैसे कंजर्व रहते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास टू स्फीयर हैं, ठीक है। एक ये स्फीयर है हमारे पास और एक ये वाली स्फीयर है, ठीक है। दोनों स्फीयर्स हैं। इसका मैस हमारे पास m1 है, तो इसका मैस हमारे पास क्या है? m2 है। अब जाहिर सी बात है, दोनों स्फीयर्स की बात कर रही हैं तो दोनों स्फीयर्स क्या करेंगी? मूव करना स्टार्ट करेंगे। मूव कैसे करेंगे? अब जाहिर सी बात, कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी के साथ मूव करता है। यहाँ पर हम कह देंगे कि u1 जो है वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और यहाँ पे हम कह देंगे u2 जो है वो इसकी फाइनल वेलोसिटी है।
अब हमने कहा कि हमारे पास 2 स्फीयर ऑफ मासेस हैं, ए का मास m1 है और ए का मास m2 है, यानी ये वाला मास m1 वाला स्फीयर हमारे पास छोटा है, मास m2 वाला स्फीयर हमारे पास बड़ा है। अब जिसका मास कम होता है वो वाली बॉडी या वो वाली ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है एज़ कम्पेयर टू जिसका साइज बड़ा होता है। अब देखते हैं, हमने कहा कि हमारे पास 2 स्फीयर ऑफ मैसेज हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। अब ये दोनों हमारे पास स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो इसकी जाहिर सी बात, ये भी यहाँ पे मूव कर रहा है तो ये भी यहाँ पे मूव कर रहा है, दोनों बॉडीज क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो मूव करने के लिए यानी जो इसका पहला मोमेंटम होगा बिफोर क्लियन, यानी क्लियन होने से पहले इसका क्या मोमेंटम होगा, अब वो देखते हैं। बिफोर क्लियन यानी अब इसका मोमेंटम देख लेते हैं। हमारे पास अब हम देखेंगे जो इनिशियल मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास m1। मास m1 का इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, m1 u1, वो हम यहाँ लिख देंगे। और इसी तरह इनिशियल मोमेंटम होगा मास m2 का, मास m2 का हमारे पास क्या हो जाएगा, m2 u2। अब ये दोनों बॉडीज क्या करती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया, ये बॉडी का मास कम है, जिसका मास कम होता है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है, जिसका मास ज़्यादा होता है वो स्लो मूव करती है। अब ये दोनों क्या करते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है कि दोनों आपस में टकरा जाते हैं, यानी इनके दरमियान में क्या हो जाती है, क्लियन हो जाती है, m1 u1 m2 u2, यानी इनके दरमियान में आपस में क्या हो जाएगी, क्लियन हो जाएगी। जब आपस में टकराती हैं तो उसे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगी, क्लियन। जैसे ये टकराते हैं तो बाद में टकराने के बाद आफ्टर क्लियन, यानी टकराने के बाद ये क्या करते हैं, अपनी अपनी वेलोसिटी से दोबारा मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। m1 जब दोबारा मूव करता है तो हमारे पास हो जाएगा m2, जो दोबारा मूव करता है हमारे पास हो जाएगा v2, और m1 v1 m2 v2, ठीक है। दोबारा ये क्या करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि मोमेंटम क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है। यानी पहले क्या किया कि बॉडी ने स्ट्रेट लाइन में मूव किया, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था तो अपनी अपनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। तो क्लियन से पहले जो उसका इनिशियल मोमेंटम था वो ये था। क्लियन जब हुई, क्लियन क्यों हुई, उसकी ये वजह थी कि मास m1 जो है वो उसका मास कम होने की वजह से वो ज़्यादा तेज़ी मूव कर रहा था। ज़्यादा तेज़ी से मूव करने की वजह से उसकी m2 वाले के साथ क्लियन हुई। क्लियन होने के बाद यानी जब वो टकराए आपस में तो दोबारा वो वैसे का वैसे ही मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर क्लियन, यानी क्लियन के बाद क्या हुआ था, क्लियन के बाद मोमेंटम में क्या चेंज आया, अब हम वो लिखते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल मोमेंटम ऑफ m1। m1 का फाइनल मोमेंटम आपके पास क्या है, m1 v1, वो हम यहाँ लिख देंगे। फाइनल मोमेंटम ऑफ m2 का फाइनल मोमेंटम क्या है, m2 v2, वो अब हम यहाँ लिख देंगे। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक अब हम यहाँ लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक हमारे पास इनिशियल मोमेंटम जो बिफोर क्लियन था, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास किसके इक्वल हो गया, फाइनल मोमेंटम के। हम देख भी सकते हैं कि दोबारा क्या किया, बॉडी वैसे के वैसे मूव करना स्टार्ट कर दी। इसलिए हमने कहा कि जो हमारे पास बिफोर क्लियन से पहले जो मोमेंटम था और क्लियन के बाद जो मोमेंटम था वो दोनों क्या है, सेम। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इससे हमें पता चला कि कंजर्व कैसे रहती है, जैसे ही बॉडी पहले जिस वेलोसिटी के साथ मूव करती है, बाद में टकराने के बाद भी अगर वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करे तो उसे हम कहते हैं कि इनके दरमियान में मोमेंटम क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है, यानी एक जैसा रह रहा है। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक भी कि हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, फाइनल मोमेंटम के। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ।
इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।